वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का। देखिए, दो चार चीजें ही हैं थ्योरेटिकल पार्ट में एंड आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत कॉलेज में क्लासेस अटेंड की होंगी, तो आपको पता होगा कि यार मुझे स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा जानना है, स्ट्रेन के बारे में जानना है। यंग्स मॉड्यूलस का एक चार्ट होता है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और हुक्स लॉ, दिस इज अनदर डेफिनेशन जो आपसे पूछी जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है मैं उसको कवर कर दूंगा और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली। ओके। सो न्यूमेरिकल्स में मेजरली मैंने देखा है कि जो इजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर इनकी थोड़ी सी बातें की गई है, तो इन दोनों ही वैरायटी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको कवर करवा दूंगा। ओके। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज की, स्ट्रेस क्या होती है और कैसे निकाल सकते हैं इसको। इमेजिन अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे समझ लीजिए कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना। एक हाइड्रोलिक मशीन होती है, वो किसी चीज को दबा रही होती है। कुछ वैसा ही है, जैसे मान लीजिए एक स्टील पाइप है और मैं इसे दोनों साइड से फोर्स लगा के दबाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, इस पाइप पे स्ट्रेस पड़ने लगेगा बिकॉज मैं इसे दोनों साइड से दबा रहा हूं। ठीक है। अब उस स्ट्रेस का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपके सामने है। ठीक है। ये जो आपको साइन दिख रहा है, इस साइन को हम सिग्मा बुलाते हैं। इस सिग्मा वाले साइन से हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। ठीक है। P इज नथिंग बट जो नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं यहां ऊपर की तरफ ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना। इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसी को हम नॉर्मल फोर्स बुलाते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपका ए। तो आप किसी भी स्टील के पाइप को इमेजिन करें और उस पाइप को अगर आप यहां से देखने की कोशिश करें तो आपको वो सर्कुलर दिखेगा, करेक्ट। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमें सर्कल का लेना पड़ता अपने कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है। सो स्ट्रेस इज गिवन बाय जो फोर्स आप एक्ट करवा रहे हैं, डिवाइड करना है आपको उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। बड़ा सिंपल सा काम है। अब जरूरी नहीं है कि आप दोनों साइड से पुश करेंगे तभी आपका स्ट्रेस लगेगा। आप हो सकता है दोनों साइड से खींचें। अगर आप दोनों साइड से खींचने की कोशिश करोगे तो भी आपका स्ट्रेस लगता है। ठीक है ना। सिंपल सा डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। राइट। ठीक है। इस तरीके से आप दोनों साइड से खींच रहे हैं तो भी आपका स्ट्रेस लगेगा। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, खींचने के टाइम पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसी फोर्स को आप अपने एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो आपका स्ट्रेस आ जाता है। तो पुश करते टाइम और एक्सटेंड करते टाइम जो हमारा स्ट्रेस निकल रहा है वो डिफरेंट है या सेम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन होता है कि यार एक स्ट्रेस को हम नेगेटिव स्ट्रेस काउंट करते हैं, जो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है जब आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। दूसरा वाला जो स्ट्रेस होता है उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस निकालते हैं, है ना। या फिर कैलकुलेशन में मैं कहूं तो ऊपर वाले स्ट्रेस की वैल्यू हम कैलकुलेशन में नेगेटिव यूज करते हैं और नीचे वाला जो स्ट्रेस है जो कि इलोंगेशन करने से आ रहा है उसे हम पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं कैलकुलेशंस के टाइम पे। तो जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो मैं आपको वहां बता दूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी वैल्यूज को यूज करना है। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा बस जान लीजिए इसके बारे में। ठीक है। नाउ नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रेस से थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ें, सो नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है। आप चाहें तो इस चीज का लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या उससे बेहतर मैं कहूंगा कि इस वीडियो के जस्ट नीचे मैंने इसका एक पीडीएफ दे रखा है जिसमें जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है। वैसे मैं चीज़ें यूट्यूब पे डालता नहीं हूँ, बट इनकेस अगर ये वीडियो आ रहा है तो यूट्यूब वालों को बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाइए, क्लिक करिए और आप ये सारे पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। ओके। ना द थिंग इज कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है ये एक थोड़ा पिक्चर में आ जाता है बिकॉज दो दो स्ट्रेस दिख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर पहले तो हमने एक सिंपल स्ट्रेस की डेफिनेशन की बात की थी और अब आप एक नॉर्मल स्ट्रेस वाला वर्ड यूज कर रहे हैं। देखिए, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। स्ट्रेस किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाने से लग सकता है। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो सिर्फ परपेंडिकुलरली ही फोर्स लगाने पे एग्जिस्ट में आता है ना। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता, तो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं करेगा बिकॉज ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहा हूं मैं। ठीक है ना। वैसे अगर मैं इस वाले फोर्स को ध्यान से देखूं या इस वाले फोर्स को ध्यान से देखूं तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलरली लग रहे हैं, तो इससे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको ही हम नॉर्मल स्ट्रेस बुलाते हैं। तो एग्जाम में आपको थ्योरी भी ये लिखनी है। नॉर्मल स्ट्रेस आपसे पूछेगा, आप लिख दीजिएगा कि दिस इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। दैट्स इट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का दूसरा शब्द ही नॉर्मल है आपका। ठीक है। बढ़िया। तो स्ट्रेस का आपको सिग्मा बता देना है, पी बाई एस का फॉर्मूला लिख देना है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देना है कि यार आपका पी क्या होता है और ए क्या होता है। दैट्स इट।
साथ ही साथ में आप ये नेगेटिव स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस भी लिख दीजिएगा, बिकॉज जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा लिखो उतना ही अच्छा होता है। तो थोड़ा सा लिख के बता दीजिए कि जब आप कंप्रेस कर रहे हैं, सो कंप्रेसिव फोर्स जो स्ट्रेस क्रिएट करता है उसे हम नेगेटिव स्ट्रेस बुलाते हैं, इट इज़ यूज फॉर नेगेटिव वैल्यूज कैलकुलेशन। और जब हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मतलब इलोंगेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो स्ट्रेस आता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। टेंजाइल फोर्स है ना, खींचने वाले फोर्स को हम टेंजाइल फोर्स बुलाते हैं, दबाने वाले फोर्स को हम कॉम्प्रेसिव फोर्स बुलाते हैं। करेक्ट। सो अब जो स्ट्रेस कैलकुलेशन में आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा। अगेन अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको, जब मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेस के बारे में जानकारी आ गई हमें। थेरेटिकल पार्ट में हमें नॉर्मल स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन लिखनी है वो हम जान चुके हैं। ठीक है। एंड इसके जस्ट नीचे पीडीएफ अवेलेबल है इसका, वो वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस के बाद दूसरी चीज जो थेरेटिकल पार्ट में आपसे पूछी जा सकती है वो है स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेन भी आपने अगर कॉलेज में एक दो क्लासेस अटेंड की हैं तो पता चला होगा आपको कि यार सिंपल है, जब आप किसी चीज को दोनों साइड से दबाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो चीज दब जाए, है ना, उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ ना हो, है ना, थोड़ी छोटी हो सकती है दबाने की वजह से। वैसे ही अगर आप उसे दोनों साइड से खींचने की कोशिश करोगे तो वो ओरिजिनल लेंथ पे ना रहे, उसकी लेंथ बढ़ सकती है ना। तो दब रही है या बढ़ रही है, लेंथ के चेंज होने से जो चीज ऑकर होती है उसे हम स्ट्रेन बुलाते हैं। ठीक है। इसका भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। स्ट्रेन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये एक ई टाइप का सिंबल हम बनाते हैं, वो स्ट्रेन के लिए होता है ना। सो फॉर्मूला इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है। ये जो साइन बना है ये डेल वाला साइन है ना। सो बड़ा सिंपल सा साइन है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। सो डेल एल जब आप लिख रहे हो मतलब चेंज इन लेंथ हो गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना। निकालने का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल सा है कि मान लीजिए कि ओरिजिनली ये जो पाइप है वो था 2 मीटर का। ठीक है ना। या चलो सिंपल वैल्यूज लेते हैं, ओरिजिनल जो पाइप था वो 10 मीटर का था। आपने इस पाइप को दबाया और दबाने की वजह से अब जो न्यू लेंथ है इस पाइप की वो कितनी हो गई, 8 मीटर की हो गई। तो 10 मीटर से 8 मीटर मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो गया आपका बताइए। तो चेंज इन लेंथ हो गया आपका टोटल 2 मीटर्स का, है ना, 2 मीटर का डिफरेंस आ गया। आप इसे ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे। ओरिजिनल लेंथ आपकी 10 मीटर की थी, मीटर मीटर काट सकते हैं, 2/10 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है। तो जो आपका स्ट्रेन है उस स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि 0.2 मीटर लिख देते हैं। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है ना। मीटर मीटर तो आपके कट चुके हैं, तो वापस से मीटर क्यों लिखना। तो स्ट्रेन इज यूनिटलेस, सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज गोना बी इक्वल टू 0.2। स्ट्रेस का हालांकि यूनिट होता है, तो जैसे मैंने कहा स्ट्रेस के यूनिट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन्स होते हैं। तो जब मैं न्यूमेरिकल्स में जाऊंगा तब वो कंफ्यूजन्स आपके क्लियर करूंगा। अभी कंफ्यूजन्स क्लियर करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। थ्योरी में आपको कुछ नहीं लिखना होता है ये सब। ठीक है। तो स्ट्रेस का बेसिक नॉलेज हमें पता है। स्ट्रेन के बारे में हमने देख लिया। जैसे मैंने कहा कि आप या तो कंप्रेस कर सकते हैं या फिर आप उसे खींच सकते हैं, इलोंगेशन कर सकते हैं। कंप्रेस करोगे तो भी स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, इलोंगेशन करोगे तो भी स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। प्लस माइनस वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। हालांकि प्लस माइनस आप यूज कर सकते हो दिखाने के लिए कि यार ठीक है आपने, या कॉम्प्रेशन वर्ड यूज करो, बहुत बेहतर रहता है। ठीक है। दो चीजों को दबा रहे थे तो भाई कॉम्प्रेशन था, खींच रहे थे तो इलोंगेशन था। ठीक है ना। अब साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है कि जब आप एग्जाम में स्ट्रेन को लेके डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, सो डेफिनेशन तो आप इतनी लिख दोगे कि क्या करना रहता है, स्ट्रेन क्या होती है, इट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन क्यों, वापस से, क्योंकि नॉर्मल का मीनिंग मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि जब भी हम कोई भी फोर्स को प्लेन के परपेंडिकुलर लगाते हैं, है ना, तो वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है। तो परपेंडिकुलर प्लेन के फोर्स लगा के हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे जो वैल्यूज मिलेंगी वो नॉर्मल वैल्यूज होंगी। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वैल्यूज। तो नॉर्मल स्ट्रेन इज बेसिकली परपेंडिकुलर स्ट्रेन होता है। ठीक है। चलिए, कंप्रेस करोगे तो डिक्रीज इन लेंथ होता है, इंक्रीज इन लेंथ होता है जब आप टेंसाइल फोर्स लगाते हो, इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। तो बड़ी सिंपल सिंपल सी थेरी है, ऊपर ऊपर से मैंने आपको जो बोल के बताया है आई होप आपके दिमाग में चला गया होगा। बाकी आप इसकी पीडीएफ थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो क्या क्या लिखना है आपको ये सेम चीज वहां पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है ना। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपका, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। तो पहले तो समझो डक्टाइल मटेरियल्स होते क्या हैं। ठीक है। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो डक्टाइल मटेरियल्स बेसिकली यहां पर वो क्या बोलना चाह रहा है कि यार मैं किसी चीज को पकड़ के अगर खींचने की कोशिश करूंगा
तो मैं उसे खींच पाऊंगा। जैसे वायर होता है ना, वायर को पकड़ के अगर आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो खिंच जाता है, वो टूट नहीं जाता है। ग्लास इज अनदर एग्जाम्पल। ग्लास तो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे कुछ भी आप दूसरा मटेरियल, कुछ कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, तो कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स को अगर आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो इससे लंबे से हो जाएंगे। रबर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, है ना। तो डक्टाइल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं, वैसे तो मतलब ऐसे सिंपल शब्दों में मेरेलेबल डक्टाइल, ऐसे उस पर डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझिए कि मैं इस मटेरियल को अगर खींचने की कोशिश करूंगा तो ये तुरंत नहीं टूटेगा, ये घिसता जाएगा, फिर पतला हो जाएगा और फिर टूटेगा। ठीक है, चलिए। ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है कि डक्टाइल होता क्या है, वो सब काम का नहीं है हमारे। ठीक है, जो हमारे काम का है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ओके, नाउ द थिंग इसकी, इस डायग्राम को देख के काफी लोग डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहां से इस तरीके से जो डायग्राम दिख रहा है ना, सिर्फ इतने वाले डायग्राम को आपको याद करना है। ठीक है, और उसको याद करना उतना प्रॉब्लमेटिक होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, एक बार आप मीनिंग समझ जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। ध्यान रखना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन आपकी बननी चाहिए, उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन ना बनते हुए अपने हाथों से एक लाइन बननी चाहिए, जो कि थोड़ा ऊपर जाके फिर हल्की सी नीचे आ जाए। फिर यहाँ सीधा सीधा गए और फिर ये यहाँ से ऐसा और एक मार दिया हमने। ठीक है, इसको अपने हाथों से एक दो बार बना के देख लो, काम तुम्हारा बन जाएगा। तुम्हें पॉइंट्स थोड़े से याद रखने पड़ते हैं, A B C D। तो जहां जहां चीजों को तुमने ब्रेक किया है वही वही पॉइंट्स आपके होते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन मेरी यहां पर ब्रेक हुई है, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ के मैंने अपने हाथों से बनाया था, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मैं टॉप पे जाके रिटर्न मार रहा था, ये तीसरा पॉइंट हो गया। रिटर्न मारने के बाद फिर मैंने यहाँ पे वापस से इसका कर्वेचर चेंज किया, ये पॉइंट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ के मैंने यहाँ से फिर कर्वेचर चेंज कर दिया, तो फिर ये एक पॉइंट हो गया। फिर ऊपर गया मैं, तो यहाँ पे कर्वेचर फिर से चेंज हुआ है, ये पॉइंट हो गया। लास्ट में मैंने यहाँ पे खत्म किया, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। बेसिकली जहां जहां आपका कुछ भी कंटिन्यूटी चेंज हो रही है, कि स्ट्रेट जा रहा था, अब यहाँ पे हाथ उठा लिया, फिर चेंज, फिर कर्व मारा तो फिर से चेंज, फिर इधर कर्व मारा तो फिर से चेंज, स्ट्रेट जाके फिर कर्व मारा तो फिर से चेंज, ऊपर जाके फिर कर्व मारा तो फिर से चेंज। मतलब अगर आप सिर्फ इतना ऐसे याद रख लेते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके का फिगर अपने दिमाग में, तो आप इसके सारी चीजों को एक एक करके बना पाएंगे। कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा वहां पे। ठीक है ना। वैसे एक बात और बता दूं कि पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ एग्जाम्स में स्पेसिफिकली इन चीज़ों को पूछा नहीं गया है। बट क्योंकि हमारा नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, सो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट ऐड करने के लिए वो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछ ले, है ना। तो बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप इसे दिमाग में रख सकते हैं। हाँ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें गिवन है जो बहुत डिटेल में और बहुत लेंदी तरीके से गिवन है इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। मैंने वो सब चीजें काट के एक सिंपल अंग्रेजी में कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप वो चीज आप एग्जाम में लिख के आओगे तो 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा किताब की अंग्रेजी रट के आपको लिख के आने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना ही लिख के आइएगा। ठीक है, सबसे पहले कि यहां पर हो क्या चीज रही है वो मैं आपको ऊपर से थोड़ा समझा देता हूं। उसके बाद में अगर आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग रीजन्स में आपको क्या क्या सेंटेंसेस लिखने हैं, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आसान शब्दों में क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि ये एक स्टील की रॉड है, छोटी सी मान लिया मैंने। ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास इतनी ताकत आ चुकी है कि मैं स्टील की रॉड को खींच सकता हूं। ठीक है, तो जब मैं स्टील की रॉड को खींचने की कोशिश करूंगा, है ना, तो क्या होगा कि ये तुरंत नहीं टूटेगा, है ना। स्टील का रॉड है, एक पॉइंट आएगा कि ये घींचते घींचते क्या होगा कि लंबा सा हो जाएगा, और फिर सेंटर पे एकदम पतला सा हो जाएगा, और फिर टक करके टूट जाएगा। तो ये घींचते से लेके टक करके टूटने तक का जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस आपको डायग्राम के फॉर्म में यहां पे बताया गया है ना। सबसे पहली चीज, आपका ये इलास्टिक रीजन क्या होता है और ये प्लास्टिक रीजन क्या होता है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका इलास्टिक रीजन क्या होता है, रबर इज अ वेरी गुड एग्जांपल आपके इलास्टिक रीजन को समझने के लिए। तो मान लीजिए मैं रबर को उठा के अगर खींचता हूं और फिर छोड़ देता हूं, ओरिजिनल लेंथ पे आ जाती है उतनी, है ना। किसी भी रबर को उठाओगे, खींचोगे, फिर छोड़ दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाती है। उसी को हम इलास्टिसिटी बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टील को, रॉड को खींच के छोड़ दूंगा, तो ये भी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ सकती है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा खींच के छोड़ा तो ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी, नहीं। अगर मान लो ये 2 मीटर की रॉड है, तो मैं इसको खींचूंगा 1 mm 1.5 mm तक, अगर ये खींचेगी और फिर मैं छोड़ दूंगा तो वापस से वो अपनी लेंथ पे आ जाएगी। लेकिन ये 2 मीटर की रॉड को मैंने अगर ऐसे 50-60 mm खींच दिया, ठीक है ना, तो फिर ये ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आ पाएगी।
तो थोड़ा सा 1 mm 2 mm खींचने पे क्या होता है, ये भी अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ सकता है। मतलब रबर जैसी थोड़ी सी प्रॉपर्टी स्टील की रॉड्स में भी होती है ना। हमको तो ऐसा लगता होगा कि स्टील की रॉड को एक बार घिस दिया तो वो परमानेंटली खराब हो गई, नहीं। बहुत छोटा सा अगर डिफॉर्मेशन हुआ है तो वो वापस से अपनी पोजीशन पे भी आ सकता है, ठीक है ना। सो जो रीजन जितना खींचने पे वो अपनी पोजीशन पे आ सकता है, उसी को हम इलास्टिक रीजन बुलाते हैं। अब एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर मैंने उसको खींच दिया, तो अगर 2 मीटर की रॉड है, मैंने उसको खींच दिया और वो अब 2.3 मीटर्स की हो गई है ना, तो वापस नहीं पहुंचेगी वो अपने, है ना। तो एक पॉइंट जिसके बियॉन्ड वो अपने ओरिजिनल रीजन पे नहीं पहुंचने वाली, उसको हम प्लास्टिक रीजन बुलाते हैं। तो ये दो रीजन आपको ध्यान में रखना है। और आंखों मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, वही चीज ध्यान में रखिएगा कि ये अपना जो फिगर बन रहा है, ठीक है ना, इस फिगर को ही ध्यान रखना है। पहले एकदम स्ट्रेट लाइन, फिर ब्रेक होता है हाथों से, फिर थोड़ा ऊपर जाके ये कर्व स्ट्रेट लाइन गया, और फिर ये दूसरा कर्व खत्म, है ना। जहां तक स्ट्रेट था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जहां जहां पे कटिंग हुई है, जहां यहाँ पे कर्वेचर चेंज हुआ है, वहां वहां पे अपने पॉइंट्स आते जाते हैं, ठीक है। सो अब इसी चीज को अपने को अंग्रेजी में कैसे लिखना है, तो अपने A B C D पॉइंट्स हमको पता है, हाँ जी पता है। सबसे पहला हमें O से लेके B तक का जो रीजन है, उस रीजन के बारे में क्या अंग्रेजी लिखनी है दिखा देते हैं, चलिए। सो O से लेके B तक का रीजन, ये आपका वो रीजन है जहां पे खींचने पे वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाती है चीजें। तो वही लिखेंगे कि यार ओ से लेके ए तक का जो रीजन है, वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है, जिसे हम हुक्स लॉ बुलाते हैं, ठीक है। किस किस के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है? आप जब किसी चीज को खींच रहे हो तो आप क्या लगा रहे हो, वहां पे स्ट्रेस लगा रहे हो। तो इस ग्राफ का जो वर्टिकल वाई एक्सिस है ना, वो किसको बताता है? आपके स्ट्रेस को बताता है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स लगा के खींचोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो जो एक्स एक्सिस है वो क्या बताता है? आपके स्ट्रेन को बताता है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम है आपका, है ना। तो सबसे पहले इनिशियली जब आप खींच रहे होते हो तो एक पॉइंट होता है ओ से लेके ए तक का। इस पॉइंट में क्या होता है कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो लीनियरली बढ़ते हैं। मतलब यहां पे एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है। आप इसे ऐसे बोल सकते हो सिंपली कि आपका जो स्ट्रेस है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका स्ट्रेन। एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है ए तक, है ना। फिर ए से लेके बी तक वो बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, है ना। तो जहां तक वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है, उस ओ से लेके ए तक के रीजन में हम बोलते हैं कि यार वो प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है, ये हुक भाई ने बताया था कि ऐसे प्रोपोर्शनली बढ़ता है, तो हम इसको हुक भाई का लॉ बोल देते हैं, हुक्स लॉ। तो ओ से लेके ए में हमको ये लिख देना है कि हमारा इट इज अ लीनियर रीजन जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और यही चीज हुक भाई ने बताई थी, तो जिसको हम बुलाते हैं कि ये लोग हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट लिख दिया। नेक्स्ट, इफ द लोड इज रिमूव्ड द मटेरियल रिटर्न्स टू द ओरिजिनल शेप। ये वही बात है कि यार ये इस रीजन में बढ़ा के अगर मैंने छोड़ दिया, है ना, लोड रिमूव कर दिया, तो ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। देखिए ये इलास्टिक रीजन की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी एग्जामिनर पहली बार पढ़ेगा तो वो इस चीज को ही पढ़ेगा। और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगर आपने फिगर थोड़ा ठीक ठाक बनाया और इसको सही से लिखा है, तो फिर वो आगे की चीज समझता है कि हाँ भाई ठीक है, बंदे ने सही ही लिखा होगा। कई बार ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ब्राउनी पॉइंट्स या ऐसे मिल जाते हैं कि किस्मत से, कि भाई ठीक है आगे देखा ही नहीं बंदे ने, ठीक है। सो ना, कमिंग बैक टू दिस कि तीन चार चीजें लिखनी है यहाँ पे ओ से बी के रीजन में, कि पहले भाई ओ से ए का जो रीजन है वहां पे अपना हुक लॉ फॉलो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बारे में लिख दीजिए कि ये क्या होती है, ये हाईएस्ट स्ट्रेस वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब जब भाई आप बढ़ा रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं, तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो इस ए के बियॉन्ड अगर स्ट्रेस चला गया, है ना, तो फिर वहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट खत्म हो जाती है ना। मतलब अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या है? ये वो लिमिट है, ये स्ट्रेस की लिमिट है कि यार इसके ऊपर स्ट्रेस मेरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। फिर ए से लेके बी तक का रीजन है ना, जो हम हाथ से बनाते थे, ठीक है, वो क्या है? इलास्टिक रीजन है। इसमें भी क्या हो रहा है कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि यार मटेरियल फुल्ली रिकवर नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, बी के बियॉन्ड रिकवर, ए से बी में तो रिकवर हो जाता है। कि इसमें सिर्फ ए से बी में इतना ही है, इट इज स्टिल इलास्टिक बट नॉट स्ट्रिक्टली लीनियर। मतलब आप इसके बियॉन्ड भी, ए से बी में भी अगर आप फोर्स लगाओगे तो मटेरियल जो है वो अपना डिफॉर्मेशन होगा, बट वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ सकता है। बी वो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड अगर आपने फोर्स लगा दिया, है ना, तो इसके ऊपर अगर आपका स्ट्रेस चला गया, तो मटेरियल अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा,
ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इलास्टिक रीजन के बारे में लिखना। तीन चीजें हैं। पहला, आप हुक्स लॉ के बारे में बता दीजिए कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दूसरा, आप बता दीजिए कि भाई ये जो रीजन है ओ से ए तक का, वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ रहा है कंटिन्यूसली लीनियरली। ए से लेके बी तक भी बढ़ रहा है लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा है ना। ओ से बी तक टोटल वो रीजन है जहां पे खींचने पे वो वापस आ सकता है आपका। ठीक है, ये दो तीन चीजें आपने लिख दिया, हुक्स लॉ का शब्द लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एक शब्द लिख दिया, काम तुम्हारा खत्म है इस थ्योरी का। ठीक है, इसके बाद की जो थेरीज हैं वो एकदम छोटी छोटी एक एक दो दो लाइंस की हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, सिंपल है। बी के बियॉन्ड जब आप चले जाओगे, मतलब आपने अब इतना फोर्स लगा दिया कि वो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखें जरा बी से लेके सी तक क्या होता है, एक उसके बारे में हम करेंगे। सी से लेके डी तक, डी से लेके ई तक, लेकिन इसको एक एक लिखने से अच्छा है कि हम पूरा बी से लेके ई तक का एक ही बार में लिख के बता देंगे, है ना। तो बी से लेके ई तक के रीजन में क्या होता है, ईल्डिंग होती है। ईल्डिंग का मतलब क्या होता है, यील्डिंग का मतलब होता है लेंथ का इंक्रीज होना। ठीक है, आसान शब्दों में यही मीनिंग होता है कि आप इसके पहले, बी के पहले तक क्या हो रहा था, जब आप खींच रहे थे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता था। अब बी के बियॉन्ड क्या हो रहा है कि मैं खींच रहा हूं तो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, खिंचाव की वजह से उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो जो लेंथ बढ़ गई है मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, यील्डिंग हो गई है लेंथ की। यही उसका मीनिंग है बी से लेके ई तक का। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी में आपको सिर्फ दो तीन चीजें लिखनी है। क्या क्या है, सबसे पहले बी से लेके सी तक ये जो डिफॉर्मेशन है, अब इसका नाम हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें सिर्फ क्या लिखना है कि यार मटेरियल जो है अपना परमानेंट डैमेज करना चालू कर देगा। एक पॉइंट, क्या परमानेंट डैमेज चालू हो गया। दूसरा, सी से लेके ई तक में क्या है कि आपका जो मटेरियल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है उसका लेंथ, लेकिन आप फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने खींचना चालू किया था, एक पॉइंट के बाद आपने देखा कि अरे मैं फोर्स नहीं बढ़ा रहा हूं तो भी मटेरियल जो है वो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो वो सी से लेके ई तक का रीजन है कि आप उतना ही कांस्टेंट फोर्स लगा रखे और मटेरियल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ई से लेके एफ तक में अगेन सिर्फ दो पॉइंट्स, एक ही पॉइंट लिखना है यहां। तो ई से लेके एफ में क्या होता है, हार्डनिंग होती है। मतलब अब क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में प्रेशर लगा रहे थे, ठीक है, फिर एक पॉइंट आया कि यार अब उतना ही प्रेशर पे हो लेकिन फिर भी लेंथ बढ़ती जा रही है। फिर अब लेंथ बढ़ना रुक गई है, अब मैं और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा तब जाके वो और लेंथ बढ़ेगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पे अब आपको और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना शुरू करना पड़ेगा। तब तक आप लगाएंगे जब तक वो अपने पीक अल्टीमेट स्ट्रेस तक ना पहुंच जाए जहां पे वो टूटेगा। ठीक है, F2G में एक प्रोसेस है जिसको हम नेकिंग बोलते हैं, कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो वो पतला पड़ेगा, पतला पड़ के टूट जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जो मैंने आपको बोल के समझाने की कोशिश की है। आप ज्यादा लोड मत लीजिएगा, आप एक एक दो दो स्टेप जो मैंने यहाँ पे बताए हैं आप सिर्फ इतना ही लिखिएगा एग्जाम में। हालांकि अलग अलग बुक्स में मैंने देखा कि काफी लेंदी तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है जिस वजह से बच्चे उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लीज मत छोड़िए, जितना मैंने बताया इसको एक बार दो बार अपनी नोटबुक में लिख के देखिएगा। 100% एग्जैक्ट ये सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है। मैं वो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया है और जितना मैंने बताया आप उसमें से थोड़ा थोड़ा लिख दें और स्पेसिफिकली इस वाले पॉइंट को थोड़ा अच्छे से मेंशन करें, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको पूरे 5 on 5 मिल जाएंगे, या वर्स्ट केसेस में 4 on 5 तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो छोड़ने वाली चीज नहीं है ये, आराम से इसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, बस बच्चे जनरली कभी कभी रट के पूरा लिखने की कोशिश करते हैं, वो मत करना। ओके, चलो। सो ये थेरेटिकल पार्ट अपना यहाँ पे खत्म है इस चीज का। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ वही है जो ओ से लेके ए रीजन तक की बात हो रही थी कि स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहां पर क्या होता है, हम सिंपल बोलते हैं कि इन द लीनियर रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो लीनियर रीजन है यहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। हुक्स लॉ में इसको लेके के आपने सिंपली ये डायग्राम बना देना, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर बार थ्योरी का क्वेश्चन आए तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। ई जो है वो आपका यंग्स मॉड्यूलस होता है, सिग्मा स्ट्रेस आप जानते हैं, ई स्ट्रेन आप इसे भी जानते हैं। बेसिक फॉर्मूला लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा ई क्या होता है, सिग्मा क्या होता है और छोटा है स्ट्रेन वाला। ठीक है, इतना काम आप कर देंगे, आपका हुक्स लॉ सेट है। आराम से 2-3 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था आपसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, थ्योरी के बारे में बातचीत हमारी हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम, हाँ, क्वेश्चंस आ चुके हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा। ठीक है ना। सो आई होप आपको चीजें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अब आप बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो की तरफ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।